कार्ल मार्क्स के विषय के संबंध में मैंने आपको सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताया था। उसके बाद में आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स के निर्णायक विचार। निर्णायक विचार का मतलब ये है कि जो उन्होंने जितने भी थीसिस दिए हैं, थ्योरी बनाई है पूंजीवादी समाज के ऊपर या फिर कर्म सर्वहारा वर्ग के लिए, जो भी उन्होंने थीसिस दी थी उसका बेस जो है वो उनके निर्णायक विचार जो हैं वो एक संक्षिप्त रूप से आपको यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पर आता है, समाज का आर्थिक आधार ही संपूर्ण सामाजिक संरचना और लोगों के मनोविज्ञान को निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स के संपूर्ण जो अध्ययन है उसका मूल आधार जो है वो है अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज की जो जैसी अर्थव्यवस्था होगी, किसी समाज के लोगों की सोच जैसी होगी, वहाँ का धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक चिंतन भी उसी प्रकार का होगा। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो साम्यवादी प्रकार की राजनीति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति होगी। पूंजीवादी है तो पूंजीवादी प्रकार की, तानाशाही की स्थिति है तो उसका जो स्थिति होगी वो अलग तरीके की होगी। मार्क्स ने जब आर्थिक संरचना की व्याख्या की तो उनका तात्पर्य तीन चीज़ों से था। उत्पादन पद्धति। अब उत्पादन पद्धति को उन्होंने 2 भागों में बांटा था, जैसे उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में हम विभाजित कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि किसी भी समाज की विचारधारा का बुनियादी आधार जो है वो आर्थिक संरचना या अर्थव्यवस्था ही होती है, और यही अर्थव्यवस्था उस समाज विशेष की धर्म, संस्कृति, विचार, मूल्य, परंपरा सबको निर्धारित करती है। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक परिवर्तन का कारण उत्पादन शक्ति और संबंधों में टकराव है। मार्क्स से पहले लोग ये कहते थे कि विभिन्न राजनीतिक और समाज सुधारों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, यानी राजनीतिज्ञों और समाज सुधारक समय समय पर जो भी अपने सामाजिक कुरीतियों या समाज में नई विचारधारा का जो आगाज़ करते हैं, नई कार्यशैली को अपनाते हैं, उसके आधार पर परिवर्तन आता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में व्यक्तित्व की परंपरागत शक्तियों पर जो जोर दिया जाता आ रहा है उसका विरोध करते हुए इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। जितने भी समाज में परिवर्तन आया है, आदिम साम्यवादी समाज से पूंजीवादी समाज, सामंतवादी समाज, ये सब जो भी परिवर्तन आया है, दास युग, सामंतवादी युग, उसके बाद पूंजीवादी समाज चौथी स्टेज थी ये, पूंजीवादी समाज थी नहीं, है। तो ये कैसे परिवर्तन आए? केवल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अर्थात जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं उनका मूल कारण जो है उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में टकराव। संबंध मतलब श्रमिक और पूंजीपति के संबंध, और उत्पादन की शक्तियाँ मतलब मशीनीकरण, और मशीनीकरण से पूंजीपति का जुड़ाव। इस तरीके की चीज़ें जो है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, उद्यम, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन होते हैं। तीसरा है, मालिक और मजदूर के संघर्ष का आधार आर्थिक वास्तविकता है। आधार ही आर्थिक वास्तविकता है। यहाँ पर ये वास्तविकता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मालिक मजदूर का संघर्ष, यानी कि मालिक और मजदूर में प्रत्येक, मतलब ऐतिहासिक व्यवस्था से लेके आज तक, पूंजीवादी युग तक, प्रत्येक समाज में मालिक और मजदूर वर्ग रहा है किसी भी दूसरे रूप में, केवल आर्थिक साम्यवादी अवस्था को छोड़कर, जहाँ कोई किसी का मालिक नहीं था और कोई किसी का मजदूर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब नवीन आविष्कार हुए, समाज में, प्रकृति में परिवर्तन आया, कृषि युग आया, नवाचार हुए, ताम्र कांस्य युग आया, तो इन सब युगों में लोगों के अभिज्ञान क्षमता में, उनके कौशल में वृद्धि हुई। कौशल में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुछ लोग उसमें सशक्त हो गए और कुछ लोग उसमें सशक्त नहीं हो पाए। जो सशक्त हो गए उन्होंने अपने अधीनस्थों को तैयार किया और उन पर राज करना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से। ये दास युग आया, धीरे धीरे लोग उनके दास, उनकी संपत्ति बन गए, लोग दासों से काम करवाते थे, उनकी स्थिति दयनीय थी, एक वस्तु की भांति हो गई थी। फिर इस समय में परिवर्तन आया, धीरे धीरे कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर हुआ, तो सामंतवादी समाज आया, जहाँ पर भूमि ही
भूस्वामी कृषक या भूस्वामी अकृषक लोग जो थे वो भूमिहीन श्रमिकों को अपनी संपत्ति मानने लगे, अपनी खेती पर कृषि करवाते थे और जो संपूर्ण उत्पादन होता था उस पर उनका अधिकार होता था, उन्हें केवल खाने के लिए देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि मालिक और मजदूर के संघर्ष का आधार भी आर्थिक, जब इस शोषण की और इनके संघर्ष की अति हो जाती है तो अंत में क्या है, ये द्वंद्व होता है। कार्ल मार्क्स ने एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वो दिया है, सिद्धांत दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि पदार्थ की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें उसके विनाश के स्वयं बीज उसी पदार्थ में निहित होते हैं। यानी पदार्थ तो हो गया वाद, और वाद के प्रतिवाद जो निकलता है उसी पदार्थ में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है जो उस पदार्थ को सर्वनाश का भी कारण बनती है और उससे नए सर्वनाश या फिर एक नए पदार्थ का जन्म होता है। उसी तरीके से समाज को भी हम इसी रूप में देखे थे कि एक कोई भी प्रत्येक समाज है पर्टिकुलर, तो उस समाज के निर्माण से लेकर के उसके विनाश के बीज भी उसी समाज में निहित होते हैं। कुछ ऐसे विरोधी तत्व होते हैं जो समाज के विरुद्ध होते हैं, उस तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध होते हैं और वो एक नई व्यवस्था का जन्म देते हैं। आगे फिर कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि पूंजीवादी समाज को लेकर के कि तकनीकी और यांत्रिक विकास के परिणाम स्वरूप जब उत्पादन क्षमता बढ़ने लगी तो पूंजीपति उस संपूर्ण उत्पादन का हकदार हो गया और संपूर्ण उत्पादन पर उसी का अधिकार था, तो वो और पूंजीपति और बड़ा पूंजीपति बन जाता है। दूसरी ओर उत्पादन शक्तियों की वृद्धि के अनुरूप संबंधों में परिवर्तन नहीं आता, यानी तकनीकी कौशल क्षमता ये सब बढ़ता है, नवाचार आते हैं, नई मशीनें आती हैं, लेकिन उसके आधार पर ही मालिक और मजदूर के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो स्थिर हैं। यानी संपत्ति संबंधों में जब परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आता है, जैसे मजदूरों के वेतनों में वृद्धि ना होना, काम की दशाएं अमानवीय होना, कोई स्पेशल सुविधाएं नहीं मिलना मजदूरों को, कोई बोनस नहीं मिलना, अतिरिक्त लाभ नहीं मिलना, अतिरिक्त लाभ पर भी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत दिया था मार्क्स ने, अतिरिक्त मूल्य पर भी मालिक का अधिकार, जबकि ये सीधा सीधा कामगारों से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति है जिसमें तकनीकी और यांत्रिक शक्ति तो बढ़ती है लेकिन संपत्ति संबंधों में कोई सुधार नहीं आता। तो ये आर्थिक कारण जो है सामाजिक परिवर्तन का ठोस बुनियादी कारण है, जो समाज में परिवर्तन की एक किरण को समाज में परिवर्तन या फिर विद्रोह की स्थिति को शुरू करता है। अगला है पूंजीवादी व्यवस्था में दो आधारभूत वर्ग हैं, बुर्जुआ और श्रमिक। इन्होंने आज की पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्गों में बांटा था। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति और श्रमिक मतलब उनके अधीन काम करने वाले, अपने श्रम के मालिक। बुर्जुआ अल्पसंख्यक लेकिन शक्तिशाली, श्रमिक वर्ग बहुसंख्यक मगर कम शक्तिशाली, बुर्जुआ के अधीन। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादन के साधनों का मालिक हो गया बुर्जुआ, और जो उसमें मजदूरी करते हैं, उत्पादन मतलब जो उत्पादन करते हैं, जो वस्तुएं बनाते हैं, वो हो गए मजदूर। तो उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी इस व्याख्या को रखा था। उनका कहना था कि वर्ग की जो अस्मिता है, वर्ग का जो स्वरूप है वो व्यक्ति से ऊपर है, वर्ग स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवित रहने की दशाओं का वर्ग द्वारा पूर्ण निर्धारण हो जाता है। यानी पूंजीवादी समाज में दो वर्ग हैं, एक व्यक्ति अपने आप को या तो पूंजीपति वर्ग में शामिल कर सकता है या फिर श्रमिक वर्ग में शामिल कर सकता है, वो उसके श्रम से और कार्य से निर्धारित होता है। अगला आता है पूंजीवादी समाज की सामान्य व अनिवार्य दशा सामंजस्य न होकर वर्ग संघर्ष है। पूंजीवादी समाज की सामान्य व अनिवार्य दशा जो है वर्ग संघर्ष है। कहने का मतलब यह है, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि अब तक के आविर्भूत समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। यानी सदैव किसी न किसी समाज में दो वर्ग रहे हैं जो विरोधी हितों वाले थे। यही इस संदर्भ में मैं कह रही हूँ कि पूंजीवादी समाज के अंतर्गत भी बुर्जुआ और सर्वहारा दो परस्पर विरोधी हित और टकराव वाले वर्ग हैं। श्रमिक अपने श्रम को बेचकर उसका जीविकोपार्जन करता है, पूंजीपति जो संपत्ति का मालिक है, उत्पादन का मालिक है, वो अपना लाभ आधिक्य करना चाहता है। दोनों ही उत्पादन के साधनों से संबंधित है लेकिन दोनों के उद्देश्य और हित दोनों असमान हैं। इसलिए इन दोनों विपरीत हित वाले वर्गों में संघर्ष होना अनिवार्य है। अगला है पूंजीवादी समाज में मजदूर शोषण से नहीं बच सकता। कहने का मतलब ये है
कि मज़दूर शोषण से नहीं बच सकता। कहने का मतलब कि सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है पूंजीवादी समाजों में कि निर्धनता मिटेगी, श्रमिकों को रोज़गार मिलेगा, उनकी मेहनत से अधिक दिया जाएगा, उनके सारे जो अमानवीय दशाएं हैं काम की वह सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, शोषण को समाप्त किया जाएगा। लेकिन ये सब भ्रम है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, उनके शोषण की समाप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो फिर श्रमिक नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। और श्रमिक ख़त्म होने का मतलब ये है कि पूंजीपति किस पे राज करेगा। इसलिए पूंजीवादी समाज में मजदूर शोषण की दशा और निर्धनता से नहीं बच सकते हैं। इसके बाद का जो भाग है उसका विस्तृत वर्णन जो है वो दूसरे वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।